हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन और आज के इस वीडियो का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसमें हम ब्लड रिलेशन टाइप 1 के क्वेश्चन हल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये बातें ठीक से समझ ली तो कोई भी क्वेश्चन हल करने में आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत ही छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। देखिए, पहली बात आप एक चीज़ को समझिएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ कि ए बी से विवाहित हैं और सी का पिता है। ठीक है, तो यहां जो मैंने ये बात लिखी है, ए बी से विवाहित हैं और सी का पिता है। देखिए, अगर ए बी से विवाहित हैं तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि ए बी से विवाहित हैं, पर इसमें पति कौन है और पत्नी कौन है, इस चीज का फिलहाल हमें अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस प्रश्नों को आगे पढ़ेंगे तो देखिए, यहां पे लिखा है कि और सी का पिता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो और शब्द है, ये और शब्द ए के लिए होगा या बी के लिए होगा, यही चीज हमें क्लियर करनी है। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो प्रश्न में जब भी आपसे इस तरह की स्थिति बनेगी तो वहां आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो और किसके लिए हमें इस चीज को समझना है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो और शब्द हैं, इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, जैसे कि एवं, व, तथा और किंतु। तो ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द हमेशा प्रथम पुरुष के लिए होते हैं। तो प्रथम पुरुष यहां पर कौन हुआ? ए हुआ। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि और, एवं, व, तथा, किंतु, जब भी ये शब्द आएंगे तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होंगे, प्रथम पुरुष के लिए होंगे। तो ओ और शब्द किसके लिए है? ए के लिए। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ए बी से विवाहित हैं और, यानी कि कौन? ए सी का पिता है। अगर ए पिता है तो ए क्या होना चाहिए? पुरुष। तो बी क्या हो जाएगी? स्त्री। और ये दोनों क्या हुए? पति पत्नी। और ए किसका पिता है? सी का पिता है। तो सी को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो ये तो हो गई एक बात जहां पर आपको याद रखना है कि और शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। अब सोचिए कि यही बात अगर आपको इस प्रकार से दी जाती, ए ए बी से विवाहित हैं जो सी का पिता है। अब देखिए, इसमें आपको दिया है कि ए बी से विवाहित हैं जो सी का पिता है। इस पहले वाले पॉइंट में यहां पर और था और इसके अंदर क्या है? जो है। तो अब हमें यह समझना है कि ये जो शब्द होगा ये किसके लिए होना चाहिए। देखिए, जो, इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, जिसका, जो कि और जिसे। ये शब्द जब भी आएंगे तो ये हमेशा यूज होते हैं सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि द्वितीय पुरुष के लिए। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहां पर जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है? जो शब्द यूज होगा बी के लिए। तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, ए बी से विवाहित हैं जो, यानी कि बी सी का पिता है। तो ठीक है, तो ए जो है ये किससे विवाहित है? ए विवाहित है बी से। और जो सी का पिता है, यानी कि कौन? बी। और बी अगर पिता है तो बी क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। तो ए क्या हो जाएगी? स्त्री हो जाएगी। और बी किसका पिता है? बी पिता है सी का। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप और जो में आगे से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे जो हम प्रश्नों को हल करेंगे उसमें कई बार आपको ओ और जो शब्द देखने को मिलेगा, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न को अपन हल करेंगे। ओके, तो देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि ए पी का पिता है।
तो ठीक है, इसको हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं कि ए अगर बी का पिता है तो ये हुआ ए, और ए पिता है तो ए क्या होगा, पुरुष, और ए किसका पिता है, बी का, तो बी ए की नीचे वाली जनरेशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ए किसका पिता है, बी का पिता है, परंतु हमें बी का जेंडर मालूम नहीं है, तो बी को केवल आप ऐसे लिख दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, ताकि हमें ये ध्यान में रहेगा कि हमें बी का जेंडर मालूम नहीं है। और देखिए आगे यहाँ पर एक शब्द आया है और, तो चूंकि हमने जो अभी समझा है कि और शब्द किसके लिए प्रयोग होगा, तो यहाँ पे और शब्द प्रयोग होगा किसके लिए, ए के लिए। और यानी कि कौन, ए केवल एक पुत्री का पिता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ए की जो संतान है उसमें से केवल एक ही पुत्री है, तो बाकी जो भी संतान होगी वो क्या होगी, पुत्र होगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है, सी का विवाह डी से हुआ है। तो ठीक है, मैं इस बात को यहाँ ऐसे दर्शा देता हूँ कि ये सी है और सी का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है। ठीक है, तो ये एक विवाहित जोड़ा है, लेकिन हमें पति और पत्नी का अभी मालूम नहीं है। आगे इसको पढ़िए क्या लिखा है, सी ई की संतान है। ठीक है, ये जो सी है ये किसकी संतान है, ई की संतान है। तो ठीक है, इसको ऐसे दर्शाएंगे। और अगर सी ई की संतान है तो ई जो है वो सी का पिता भी हो सकता है और माँ भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, तो फिलहाल आप ई को इस तरह से लिखकर छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए, आगे लिखा है कि ए ई से विवाहित है। देखिए ये जो ए है ना, ये ए किससे विवाहित है, ए विवाहित है इस ई से। ठीक है, तो ए की पत्नी कौन हो जाएगी, ए की पत्नी होगी ई, इसको यहां ऐसे जोड़ देंगे। और ई की संतान कौन है, सी है, तो ई की संतान सी को आप यहां पर जोड़ दें, और सी का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है। ये चीज हो गई क्लियर। ओके, प्रश्न में आगे लिखा है डी जी का पुत्र है। ओके, डी क्या है, पुत्र है, तो डी क्या होगा, पुरुष, और डी किसका पुत्र है, जी का पुत्र है, तो जी को इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि डी पुत्र है किसका, जी का। और चूंकि डी और सी विवाहित हैं, जिसमें से डी पुरुष है, तो फिर सी क्या होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए। क्लियर, तो ये इस तरह से कनेक्शन बनेगा। अब बी का जेंडर हमें अभी भी मालूम नहीं है, लेकिन आप पहली लाइन को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी का पिता है और केवल एक पुत्री का पिता है। तो ठीक है, केवल एक पुत्री का पिता है कौन, ए, तो ए की केवल एक पुत्री अगर सी हो गई तो फिर बी क्या होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे बी का जेंडर हमें क्लियर हो गया। अब प्रश्न में हमसे पूछा यह है कि बी का डी से क्या संबंध है। तो देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है, मतलब कि बी डी का क्या लगेगा। ठीक है, तो बी का किससे, डी से क्या संबंध है। ओके, तो आप एक काम कीजिएगा कि प्रश्न में का किसके साथ दिया है आपको, बी के साथ, तो आप यहाँ पे का लिख लीजिए। से आपको किसके साथ दिया है, डी के साथ, तो आप यहाँ पे से लिख लीजिए। अब जब भी से आपने यहाँ लिखते हो तो हमेशा शुरुआत किससे करोगे, से। तो देखिए शुरुआत यहाँ से करते हैं डी से। ये डी है, ये डी की पत्नी है, और पत्नी का भाई कौन हुआ, साला। तो बी किसका साला हुआ, बी साला हुआ डी का। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, साला। ठीक है, तो बी का डी से संबंध हुआ साला का। क्या ऑप्शन में हमें साला दिया है, बिल्कुल। तो आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि केवल देखिए इस शब्द पे भी आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये केवल का क्या मतलब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर इस पे आप ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कि आप इस प्रश्न में उलझ जाओ। केवल एम और एन भाई है, इसका मतलब ये हुआ अगर एम और एन के अलावा इनका कोई और सिबलिंग होता है, कोई और इनके पिता की संतान होती है, तो वो केवल लड़की होगी, वो लड़का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि केवल एम और एन भाई है। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। अब एम और एन भाई है, तो पहली बात तो ये कि अगर ये भाई है तो एम और एन दोनों क्या होने चाहिए,
दोनों होने चाहिए पुरुष। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से दर्शा दिया। और चूंकि ये दोनों भाई हैं तो इनके पिता क्या होंगे, इनके पिता होंगे एक। इसको इसी प्रकार से दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि पी क्यू की संतान है। ओके, पी किसकी संतान है, क्यू की। तो ठीक है, ये पी है और पी किसकी संतान है, क्यू की। तो इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब क्यू जो है वो पिता भी हो सकता है और माँ भी हो सकती है, लेकिन हमें अभी क्लियर नहीं है, तो हमने क्यू को इस तरह से लिख के छोड़ दिया। ठीक है, आगे जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है जो विधवा है। अब ये जो शब्द किसके लिए यूज किया है यहाँ पर, तो निश्चित सी बात है कि अब हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले ही समझ ली है। तो जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है, क्यू के लिए। तो जो विधवा है इसका मतलब क्यू विधवा है, और अगर क्यू विधवा है तो क्यू क्या होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए। दैट्स इट। आगे पढ़िए। आर क्यू का पिता है। ओके, तो ये क्यू है और क्यू का पिता कौन है, क्यू का पिता है आर, और आर क्यू का पिता है, तो आर पुरुष होगा। इस तरह से बनाएंगे कनेक्शन को। ठीक है, आगे लिखा है क्यू का कोई भाई बहन नहीं है। देखिए, इस क्यू के बारे में बात हो रही है कि इस क्यू का कोई भी भाई बहन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि क्यू अपने पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, नेक्स्ट, एन की माँ के पिता। तो ये एन है, एन की माँ, तो एन की माँ कौन होगी, एन के पिता की जो पत्नी है वही तो एन की माँ होगी। तो एन की माँ के पिता, तो ये एन की माँ और एन की माँ के पिता कौन हुए, ये एन की माँ का पिता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है कि पी की माँ के पिता हैं। तो प्रश्न का कहना यह है कि एन की जो माँ है और उसके जो पिता है, यानी कि ये व्यक्ति पी की माँ के पिता हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति कौन होगा, ये व्यक्ति आर है। और देखिए, यहाँ पे आर की एक पुत्री हमें दिखाई दे रही है और आर की केवल एक ही संतान है। प्रश्न में दिया है कि क्यू का और कोई भाई बहन नहीं है, तो ये लड़की कौन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए क्यू। और देखिए, यहाँ पे क्यू की एक संतान कौन है, पी है, तो उसको हमें कहाँ जोड़ना पड़ेगा, उसको आप जोड़ दीजिए यहाँ पर। क्लियर। तो ये इस तरह से पूरा कनेक्शन बनेगा। लेकिन अभी हमें पी का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ आ जाइए आप पहली लाइन पे, क्या लिखा है, केवल एम और एन भाई हैं। केवल एम और एन भाई हैं, तो फिर पी क्या होना चाहिए, पी बहन होना चाहिए। तो इस तरह से ये कनेक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पी का एन के पिता से क्या संबंध है। देखिए, इस पी का किससे, एन के पिता, तो एन के पिता कौन है, ये है। तो इस पी का एन के पिता से क्या संबंध है, यानी कि जो पी है वो एन के पिता की क्या लगी। तो बताइए, पी एन के पिता की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। क्लियर। तो ये अपने प्रश्न का क्या हुआ, आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे ऐसे नोट कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमें बार बार नहीं पढ़ना है। हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पेपर पे नोट करते जाएंगे, एक सिंबॉलिक और आसान वे में। ठीक है, उन सदस्यों के नाम भी हमें दिए हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। ठीक है, आगे लिखा है कि लिंगानुपात समान है। लिंगानुपात का समान होने का मतलब ये है कि जितने पुरुष हैं उतनी ही स्त्रियां हैं। तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या बराबर है। चूंकि कुल सदस्य 6 है, तो 3 पुरुष और 3 क्या हो जाएगी, स्त्रियां हो जाएंगी। तो इस तरह से ये क्या हुआ, लिंगानुपात, यानी कि जो जेंडर है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 मेल तो 3 फीमेल। विवाहित जोड़ा एक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से विवाहित जोड़ा कितना है, विवाहित जोड़ा केवल एक है। ठीक है, आर यू की पोत्री है, आर यू की पोत्री है। पोत्री कौन होती है, बेटे की बेटी। तो ठीक है, ये यू है, ये यू का बेटा है, और बेटे की जो बेटी है वो कौन है, आर है। तो देखिए, आर किसकी पोत्री हो गई, यू की।
अब यू जो है वो दादा भी हो सकता है और यू दादी भी हो सकती है। क्लियर? आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्यू पी का पुत्र है। ठीक है, तो जो क्यू है वो किसका पुत्र है? पी का। तो ये पी है और पी का पुत्र कौन हुआ? क्यू हुआ। अब पी का जेंडर फिलहाल हमें मालूम नहीं है कि पी जो है वो क्यू का पिता है या माँ है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये पी पिता हुआ तो ये पुरुष हो जाएगा, या पी जो है वो इसकी माँ भी हो सकती है। तो मैंने पी को दोनों जगह लिख दिया ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि पी पिता है या फिर पी माँ है। ठीक है, आगे पढ़िए, लिखा हुआ है क्यू पी का पुत्र हैं और वह अविवाहित हैं। तो इसमें अविवाहित कौन है? ये जो क्यू है ये अविवाहित है। क्यू क्या है? ये क्यू अनमैरिड है। तो ठीक है, इस बात को हम लिख लेंगे यहाँ पर। क्यू की माँ, ओके, तो क्यू की माँ कौन? ये क्यू की माँ। ठीक है, यू की पुत्र वधू है। क्यू की जो माँ है वो यू की पुत्र वधू है। ठीक है, तो यू की पुत्र वधू है तो यू को यहाँ जोड़ देते हैं। और पुत्र वधू कौन होती है? बेटे की पत्नी। तो क्यू की माँ किसकी पुत्र वधू हुई? यू की। और आगे लिखा हुआ है जो विदुर है, तो ये जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है यू के लिए। और यू विदुर है। विदुर का मतलब होता है वो पुरुष जिसकी पत्नी अब जीवित नहीं है, तो वो पुरुष क्या कहलाता है? विदुर कहलाता है। और चूंकि यू विदुर है तो यू क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि यू क्या हुआ? पुरुष हुआ। क्लियर? ओके, आगे प्रश्न में पढ़ेंगे। क्यू की माँ यू की पुत्रवधू हैं जो विदुर है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। टी यू की संतान है। ठीक है, टी किसकी संतान है? टी जो है वो यू की संतान है। तो ठीक है, मैं टी को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि टी किसकी संतान है? टी संतान है यू की। और इसी प्रकार से हम टी को यहाँ पर भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। पी टी का भाई है। ठीक है, पी अगर भाई है तो फिर पी क्या होना चाहिए? पुरुष। तो पी को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये मैंने पी को यहाँ से हटा दिया। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, और पी अगर टी का भाई है तो यहाँ पर पी हो सकता है इस जगह। तो चलिए मैं यहाँ पे भी फिलहाल पी को लिख देता हूँ। अगर ये गलत भी हुआ तो आगे चल के हमें खैर पता चल ही जाएगा। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि पी जो है वो टी का भाई है जो विवाहित नहीं है। और जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है? टी के लिए, यानी कि टी विवाहित नहीं है। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो टी का एस से क्या संबंध है? ठीक है, तो टी विवाहित नहीं है तो इसका मतलब यहाँ तो टी आ नहीं सकता, और यहाँ पर भी टी नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? पी आएगा। और पी विवाहित है, ये देखिए पी विवाहित है, तो मैं पी को यहाँ पे कनेक्ट, पी के साथ में यहाँ पे इसकी वाइफ को हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पर देखिए पी की एक संतान कौन है? क्यू है। तो क्यू को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और क्यू क्या है? पी का पुत्र है। तो ये चीज़ इधर क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए कि कुल हमें कितने मेंबर दिए थे? कुल मेंबर हमें दिए थे 6। तो जिसमें से एक मेंबर अभी कौन बचा है? एस। तो निश्चित सी बात है एस क्या होगी? एस होगी पी की पत्नी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विवाहित जोड़े की भी तो बात की गई है, और विवाहित जोड़ा अगर हो तो फिर पी का विवाह से होगा, एस से होगा, तभी तो ये शर्त पूरी होगी। तो पी की पत्नी कौन हो गई? एस हो गई। यहाँ तक ठीक है? ओके, अब हमें टी का जेंडर फिलहाल मालूम नहीं है, तो ये टी का जेंडर भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्रश्न में दिया है कि 3 तो पुरुष हैं और 3 क्या है? स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो 1, 2 और 3 पुरुष तो हमें दिखाई दे रहे हैं, बस हमें आवश्यकता किसकी है? 3 स्त्रियों की। तो 1 और 2, तो फिर टी क्या हो जाएगी? टी होगी वो तीसरी स्त्री। क्लियर है ये चीज़? अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टी का एस से क्या संबंध है, तो देखिए टी का किससे? एस से क्या संबंध है? तो मैंने आपसे कहा था ये बात पहले भी कि आपने यहाँ पर एस आया, एस के साथ में क्या आया है? से। तो आप एस से शुरुआत कीजिए। ये एस से, ये एस का पति है, और पति की बहन कौन होती है? पति की जो बहन होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ननन। क्लियर? अब जरा आप ऑप्शन में देखिए कि क्या आपको कहीं ननन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में।
तो ऑप्शन बी जो है वो अपने प्रश्न का सही आंसर होगा। और इंग्लिश में ननन को क्या बोला जाता है? सिस्टर इन लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए क्या लिखा है। ए की पुत्री कौन है? एफ है। ठीक है, तो ये ए है और ए की पुत्री कौन हो गई? ए की पुत्री हो गई एफ। अब ए की पुत्री एफ है तो हमें मालूम नहीं है ना कि ए जो है वो एफ का पिता है या उसकी माँ है। तो मैं यहाँ पे ये दर्शा देता हूँ कि ए पिता है, और एक पॉसिबिलिटी हम इस प्रकार से बना देते हैं कि जो ए है वो क्या है? एफ की माँ है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, आगे पढ़िए कि ए के नाना। ठीक है, अगर ए के नाना की बात करें और यहाँ पर भी ए है, ए के नाना की बात करें तो देखो ए का नाना कौन होगा? ये ए है, ये ए के पिता है, पिता की पत्नी माँ है, और माँ के पिता ये कौन हो गए? ए के नाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये कौन हुए? ए के नाना हुए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर हम दर्शाएं कि ए के नाना, तो ये ए के पिता, पिता की पत्नी माँ, और माँ के पिता कौन हुए? नाना। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कौन हुआ? ये व्यक्ति हुआ नाना। ठीक है, आगे जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि ए के नाना के पुत्र। तो ये ए है और ये ए का नाना है, और नाना का पुत्र कौन हुआ? ये। तो नाना के पुत्र को मैं इधर भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये चीज़ हो गई, ये नाना का कौन हुआ? पुत्र हुआ, और यहाँ पर भी नाना का पुत्र ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए के नाना के पुत्र ई, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये कौन हुआ? ये व्यक्ति हुआ ई। तो नाना का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? ई है। और ई की एकमात्र बहन, तो देखिए अगर ये ई है तो ई की एकमात्र बहन कौन है? डी है। तो वो डी यही होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी। अगर ये ई है तो ई की एकमात्र बहन कौन? डी। तो वो डी कौन होना चाहिए? वो डी होना चाहिए ये। और आगे लिखा हुआ है कि ई की एकमात्र बहन डी की एकमात्र नातिन। तो इस डी की एकमात्र नातिन कौन है? एफ है। नातिन कौन होती है? बेटी की बेटी। तो देखिए ये डी है, ये डी की बेटी ए, और बेटी की बेटी कौन हो गई? नातिन हो गई। लेकिन इस कनेक्शन के अंदर आप देखिए कि ये डी है, और यहाँ जो एफ है वो दरअसल डी की बेटी की बेटी नहीं है, जबकि इस कनेक्शन में ये जो एफ है ये डी के बेटे की बेटी है, जबकि नातिन कौन होती है? बेटी की बेटी। तो उस लिहाज से ये कनेक्शन सही नहीं होगा। सही कनेक्शन कौन सा हुआ? ये वाला। क्लियर है ये चीज? अब प्रश्न में आपसे पूछा है कि ए का किससे? ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जहां से हो वहां से शुरुआत करो। तो ये ई है, ये ई की बहन है, और ये बहन का पति कौन? बहनोई। और बहनोई की पुत्री कौन होती है? बहनोई की पुत्री होती है भांजी। तो ए का ई से क्या संबंध हुआ? भांजी का संबंध हुआ। क्या क्वेश्चन में आपको भांजी दिया है? नहीं दिया है। आपको दिया है भांजा, भतीजी, पुत्री और पुत्र। जब आप इन ऑप्शंस को देखोगे तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि या तो प्रश्न में कोई बात सही नहीं है, यानी कि प्रश्न सही नहीं पूछा गया है, या फिर ऑप्शन क्या हो? गलत हो। बल्कि ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ देखिएगा कि आपका जो सही आंसर आया है वो है भांजी। अब भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भांजी को इंग्लिश में बोलते हैं नीस। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हिंदी के ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से कौन से ऑप्शन को आप इंग्लिश में नीस बोल सकते हो? आप बोल सकते हो नीस किसको? भतीजी को। तो भतीजी को आप नीस बोल सकते हैं। तो आपको सही ऑप्शन क्या चुनना पड़ेगा? ऑप्शन बी। और देखिए स्टूडेंट्स,
आपको इस तरह की उलझन में डाला जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको ये चीज़ समझनी है। हमने इस क्वेश्चन में इस बात को भी डिस्कस कर लिया है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका उत्तर आएगा मामा और ऑप्शन में जो है आपको मिलेगा काका। तो आप एक चीज़ को समझिएगा कि मामा को भी अंकल बोला जाता है और काका को भी अंकल बोला जाता है, तो आप काका को आंसर बनाइए। इसी प्रकार से भांजी को क्या बोला जाता है? नीस। और ऑप्शन में आपको दिया है भतीजी, तो भतीजी को भी क्या बोला जाता है? नीस। तो आप आंसर किसको बनाएंगे? नीस को आंसर बनाएंगे। समझ गए? तो यहाँ ये मत समझिएगा कि ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन गलत नहीं है, हमें थोड़ा सा लॉजिकली इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ए का बहनोई एम है। बहनोई कौन होता है? बहन का पति। तो ये ए है और ये ए की बहन। इसी प्रकार से दर्शाएंगे क्योंकि इनके पिता क्या हो गए? इनके पिता एक हैं, तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के भाई बहन होंगे। तो ए की बहन कौन हो गई? ये। और बहन का जो पति होता है वो कौन होता है? बहनोई। तो यहाँ पे बहनोई कौन है? बहनोई है एम। क्लियर? ये लिखा है कि ए का बहनोई एम है, तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ए का बहनोई कौन हुआ? एम हुआ। सी एम के ससुर बी। ठीक है, तो जो सी है ना वो एम का ससुर। तो एम का ससुर कौन है? ये एम का ससुर है। और एम के ससुर बी, तो एम का ससुर कौन हुआ? एम का ससुर हुआ बी की एकमात्र पुत्री। तो एम के ससुर बी की एकमात्र पुत्री कौन होगी? ये एकमात्र पुत्री होगी। और वो एकमात्र पुत्री कौन है? वो एकमात्र पुत्री है डी। का पुत्र कौन है? सी। अब आप इसको पूरा पढ़िए कि जो सी है, यानी कि ये जो सी है ये एम के ससुर बी एकमात्र पुत्री डी का पुत्र है। तो डी के पुत्र को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और ये सी पुत्र है, तो सी क्या हुआ? पुरुष हुआ। अब आप देखिए कि इस कंप्लीट कनेक्शन को जो हमने बनाया है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से, कि ये जो सी है ये एम के ससुर बी की एकमात्र पुत्री डी का पुत्र है। क्लियर है ये चीज? अब आगे हमसे प्रश्न में पूछा है कि ए का सी से क्या संबंध है। हमसे पूछा है कि इस ए का सी से क्या संबंध है। पर एक समस्या यहाँ ये है कि हमें अभी ए का जेंडर मालूम नहीं, पर ए का जेंडर हम मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? एकमात्र पुत्री डी। तो बी की एकमात्र पुत्री कौन है? डी। तो इस एकमात्र पुत्री का मतलब ये हुआ कि बी की जो अन्य संतान होगी वो क्या होगी? पुत्र। और अगर ए पुत्र है तो ए क्या हुआ? पुरुष हुआ। अब हमें ए का जेंडर पता चल गया, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ए का सी से क्या संबंध है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपसे प्रश्न में संबंध पूछा जाए तो जिस व्यक्ति के साथ का दिया हो आप वहां पे का लिखेंगे, जिसके साथ से दिया है आप वहां पर से लिखेंगे। और हमेशा शुरुआत आप कहां से करेंगे? से। तो शुरुआत करते हैं सी से। सी, ये सी का पिता, पिता की पत्नी माँ, और माँ का भाई कौन होता है? मामा। तो ए का सी से क्या संबंध हुआ? ए का सी से संबंध हुआ मामा का। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा? मामा। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं भी आपको मामा नहीं दिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मामा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मामा को इंग्लिश में बोला जाता है अंकल। अब आप ये देखिए कि इन ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है जो इंग्लिश में अंकल कहलाएगा? नाना तो नहीं कहलाएगा, बुआ भी नहीं कहलाएगा, माँ भी नहीं, तो फिर क्या? चाचा। चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर भी क्या करेक्ट करना होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये थे टाइप 1 के क्वेश्चन। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। और एक बात और है कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें बेसिक बताया है, ये जो कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है ये कनेक्शन कैसे बनाना चाहिए, यही चीज़ मैंने पहले वीडियो में बताई है। अगर आप पहले वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स?
थैंक यू।